नमस्कार, मैं रोहित रंजन और डीएनए में आपका स्वागत है। साउथ के सुपरस्टार प्रभास की श्री राम पर बनी फिल्म आदि पुरुष का टीजर और विवाद दोनों एक साथ लॉन्च हो गए और इस फिल्म की चर्चा श्री राम के बजाय रावण के लुक को लेकर हो रही है, जिसका चेहरा मोहरा पद्मावत वाले अलाउद्दीन खिलजी से मिलता जुलता है। फिल्म में रावण के गेटअप को देखकर एक बार को तो ऐसा लगता है जैसे अलाउद्दीन खिलजी को ही रावण बनाकर पेश कर दिया गया है। विवाद फिल्म में हनुमान जी के गेटअप को लेकर भी है, जिन्हें चमड़े का अंग वस्त्र पहने दिखाया गया है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हो गई हैं। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी क्रिएटिव फ्रीडम के दर्शन हो रहे हैं। इसलिए आज हम आदि पुरुष में रावण को रावणुद्दीन बनाने वाली सोच का डीएनए टेस्ट करेंगे। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का वादा करके वोट जरूर मिल जाता है। इसलिए देश में तमाम राजनीतिक दल बिना सोचे समझे मुफ्त के उपहारों और योजनाओं के चुनावी वायदों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि इन मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएगा। अब चुनाव आयोग ने कह दिया है कि सभी पार्टियों को चुनाव में की गई हर उस मुफ्त के वायदे की कॉस्ट शीट को सार्वजनिक करना पड़ेगा। आज हम मुफ्त की रेवड़ियों पर चुनाव आयोग के सर्कुलर का डीएनए टेस्ट तो करेंगे ही, साथ ही फ्रीबीज का चुनावी अर्थशास्त्र भी आपको समझाएंगे। आज महानवमी है। आपने भी कन्याओं का पूजन किया होगा, लेकिन विडंबना देखिए कि हमारा समाज बेटियों को देवी मानकर पूजा तो करता है और बेटियों को बोझ भी समझता है। ये वो सच है जिससे हम मुंह तो मोड़ सकते हैं, लेकिन नकार नहीं सकते। और आज महानवमी के दिन हम आपको एक अनाथालय में लेकर चलेंगे, जहां ज्यादातर ऐसी बच्चियां हैं जिन्हें उनके परिवार ने अपनाने से इनकार कर दिया है। यह खबर सच का वो आईना है जिसमें समाज की दोहरी सोच उजागर होती है, जो बेटियों की पूजा भी करता है और बेटियों पर क्रूरता भी करता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। उत्तरकाशी में पर्वतारोहियों का 41 सदस्यीय दल एवलांच की चपेट में आ गया। अब तक 4 शव बरामद हुए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के पर्वतारोही ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। उसी दौरान द्रौपदी का डांडा 2 पर्वत चोटी पर बर्फीला तूफान आ गया और पर्वतारोही फंस गए। जो इंसिडेंट हुआ है वो लगभग 14,000 फीट की हाइट पे हुआ है। हवाई रेकी कर रहे हैं। अभी तक की लेटेस्ट सूचना जो आई है कि इनमें से 2 लेडी जो माउंटेनियर थी वो संभवतः सरवाइव नहीं कर पाई हैं। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की टीमें लगी हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे पर दुख जताया है। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की हत्या के आरोपी यासिर अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यासिर 6 महीने से हेमंत लोहिया के सहायक के तौर पर काम कर रहा था। आरोप है कि जम्मू के उदयवाला में यासिर ने हेमंत लोहिया की गला दबाकर हत्या की। इसके बाद एक टूटी बोतल से उनका गला रेत दिया। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको जो बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। यासिर की एक डायरी मिली है जिसमें उसने मौत से जुड़ी शायरी लिखी है। बताया जाता है कि यासिर आक्रामक स्वभाव का है और वो डिप्रेशन में था। हत्या की वजह अभी साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज माता वैष्णो देवी मंदिर का दर्शन और पूजन किया। अमित शाह ने राजौरी में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने परिवारवाद और आर्टिकल 370 के समर्थकों पर निशाना साधा। उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को जल्द अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच रूस यूक्रेन संकट पर बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संवाद और कूटनीति से युद्ध का जल्द अंत होना चाहिए। पीएम मोदी ने यूएन चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान की बात कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि भारत यूक्रेन में मौजूद परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा को अहम मानता है। पीएम मोदी ने कहा कि परमाणु संयंत्रों के खतरे में आने के भयंकर परिणाम हो सकते हैं।
गुजरात के खेड़ा में गरबा कार्यक्रम में पथराव करने वाले 10 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों की आज सार्वजनिक तौर पर पिटाई की और अपने किए पर माफी भी मंगवाई। एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्तियों थे सबने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। शहर में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएफआई को लेकर केरल पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। आईबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि केरल के 873 पुलिस वालों के पीएफआई से कनेक्शन है। आईबी ने राज्य के डीजीपी को इस बारे में रिपोर्ट दी है। इस बीच महाराष्ट्र में खुफिया इनपुट मिला है कि कुछ एंटी नेशनल तत्व दशहरे के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं। अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एटीएस को चौकन्ना रहने को कहा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर खास तौर से सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं। नजर इस बात पर रखनी है कि कहीं भीड़ में कोई गलत एलिमेंट न चला जाए, उसके ऊपर हम नजर रखेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्य सचिव को बिजली वितरण कंपनियों को दी गई सब्सिडी राशि भुगतान की जांच करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली एलजी ने इस मामले में मुख्य सचिव से 7 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाया। विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था, तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब ये प्रश्न उठता है कि यह क्यों किया गया। एलजी के फैसले पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी को चिट्ठी लिखी और उन पर चुनी हुई सरकार के फैसलों में दखल देने का आरोप लगाया। और डीएनए में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर चर्चित और विवादित फिल्म आदि पुरुष के टीजर की। यह फिल्म श्री राम पर बनी है। यह फिल्म अधर्म पर धर्म की विजय गाथा पर बनी है। दशकों पहले जो पहचान रामानंद सागर की रामायण ने लोगों के बीच बनाई थी, फिल्म आदि पुरुष के निर्माता ओम राउत भी अपनी फिल्म से यही उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन आदि पुरुष के निर्माता निर्देशक ये भूल गए कि भारत में जब बात श्री राम की हो तो भावुकता चरम पर होती है। आदि पुरुष फिल्म के निर्माता ये भूल गए कि हिंदू धर्म में राम हो या रावण, सबके चरित्र से हमारा समाज कुछ न कुछ सीख लेता है। सोशल मीडिया पर आदि पुरुष के टीजर रिलीज के बाद से ही भूचाल सा आया हुआ है और हनुमान जी के पहनावे में चमड़े के इस्तेमाल से लेकर रावण के लुक्स तक पर विवाद शुरू हो गया है। भारत में श्री राम केवल भगवान नहीं है, बल्कि भारतीय समाज के आदर्श हीरो भी है। ठीक इसी तरह रामायण में रावण कोई विलेन नहीं है, बल्कि वो एक एंटी हीरो। खलनायक और एंटी हीरो में बहुत महीन फर्क होता है और ये फर्क फिल्म इंडस्ट्री जानती है। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से हमारी फिल्मों में विलन के किरदार, उसके पहनावे और उसके व्यवहार पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। अब विलन भी फिल्म के हीरो की तरह समझदार, बुद्धिमान और दिखने में सुंदर नजर आते हैं। वो सड़क छाप गुंडे नहीं रहे, वो महंगी गाड़ियों से घूमते हुए दिखाई देते हैं, अच्छे होटल में खाते पीते नजर आते हैं और किसी समृद्ध परिवार के पढ़े लिखे नौजवान जैसे लगते हैं। जहां तक आदि पुरुष को लेकर हुए विवाद की बात है, तो इसमें रावण के किरदार के साथ अन्याय किया गया है। इसी किरदार को लेकर काफी विवाद है। एक विवाद हनुमान जी के पहनावे को लेकर भी है और रामायण में शामिल सभी मुख्य किरदारों के रूप, रंग, अंग और व्यवहार को लेकर बारीक बातें लिखी गई हैं, लेकिन आदि पुरुष के निर्माताओं ने इस पर शायद ध्यान नहीं दिया। आदि पुरुष के टीजर में श्री राम, रावण और हनुमान मुख्य किरदार की तरह नजर आते हैं, लेकिन इन किरदारों के चरित्र चित्रण में क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर काफी बड़े बदलाव किए गए। जैसे रावण के किरदार में सैफ अली खान किसी क्रूर मुगल शासक की तरह नजर आ रहे हैं, जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ लग रहा है। हालांकि रामायण या रामचरितमानस में रावण के विषय में यही कहा गया है कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति था और त्रिलोकी विजेता शासक था, और रामायण में रावण के आभा मंडल का भी व्याख्यान किया गया है। और आज डीएनए में आदि पुरुष और रामायण में चरित्रों की तुलना आज हम आपके सामने करेंगे, और ये क्यों जरूरी है इसके लिए आपको कुछ खास तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे देश में पौराणिक गाथाओं पर गंभीरता के साथ फिल्में बनाना बहुत जरूरी है। रामानंद सागर ने वर्ष 1987 में टीवी सीरियल रामायण बनाया था। उस दौर में जिसने भी रामायण देखा, उनके लिए श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल
श्री राम की पहचान बन गए। ये वो दौर था जब टीवी पर रामायण शुरू होता था तो लोग धूप अगरबत्ती जला लेते थे और टीवी पर श्री राम के रूप में अरुण गोविल को देखते ही फूल बरसाने लगते थे। पूरा परिवार रामायण के एपिसोड देखते समय हाथ जोड़कर बैठा रहता था। आप खुद अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपको ऐसी सैकड़ों कहानियां सुनने को मिलेंगी और रामायण के हर किरदार को लेकर लोगों के मन में अलग सी श्रद्धा भी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब एक वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं वो है। हाल ही में ये वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो में आपको अरुण गोविल नजर आ रहे होंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर एक महिला अरुण गोविल के पैर छू रही है। वो अरुण गोविल में श्री राम को देख रही है और अरुण गोविल ने भी भावुक होकर उस महिला को सम्मान दिया है। उनको एक केसरिया राम नामी दुपट्टा दिया और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस महिला ने इस राम नामी दुपट्टे को श्री राम का आशीर्वाद मानते हुए लिया और फिर अस्पताल में अपने बीमार पति को इसने दे दिया। ये है भारतीयों के दिल में श्री राम का किरदार निभाने वाले एक्टर्स की अहमियत। केवल श्री राम का किरदार ही नहीं, हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह जी को लेकर भी लोगों में यही सोच थी और दारा सिंह में भी लोग हनुमान जी को साक्षात महसूस करते थे। दिवंगत दारा सिंह ने हनुमान जी के किरदार को इस तरह से निभाया कि उनके बाद बहुत से लोगों ने हनुमान जी का किरदार निभाने के लिए उनको कॉपी करने की नाकाम सी कोशिश भी की। और इसी तरह से रावण के किरदार में आनंद त्रिवेदी ने इतिहास रच दिया। उनके बाद कभी कोई रावण के किरदार के करीब तक नहीं पहुंच पाया और आनंद त्रिवेदी ने रावण के चरित्र में छिपे राक्षसी और ज्ञानी के गुण को इस तरह से पेश किया कि रावण एक महानतम एंटी हीरो बन गया। आदि पुरुष को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रावण के किरदार में सैफ अली खान के रोल को लेकर है। सोशल मीडिया पर लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि सैफ अली खान ने रावण के किरदार में अलाउद्दीन खिलजी वाली एक्टिंग की है और रावण के रोल में सैफ अली खान के जो सीन सामने आए उसको लेकर लोग उन्हें रावण नहीं रावणुद्दीन खिलजी कह रहे हैं। रावणुद्दीन खिलजी सुनकर आपको भी हंसी आई होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर यही मीम्स चल रहे हैं। दरअसल रावण के किरदार की खूबसूरती को डायरेक्टर और एक्टर ने मिलकर किसी साइको मुगल शासक के रोल में दिखाया है और अभी तक जितनी बार भी किसी व्यक्ति ने रावण का किरदार निभाया है उसने रावण को ज्ञानी लेकिन राक्षसी गुण वाले की तरह ही पेश किया। मतलब ये कि रावण को श्री राम का विरोधी बताते हुए एंटी हीरो कहा गया। लेकिन आदि पुरुष फिल्म के रावण का किरदार बहुत ज्यादा ग्रे शेड का है। इसको किसी आक्रामक पागल की तरह दिखाया जा रहा है। अभी तक फिल्म के टीजर में जितने भी सीन रावण के किरदार में सैफ दिख रहे हैं उनमें रावण के पंडित्य की झलक नहीं दिख रही और इसमें विलन के तौर पर ही सैफ की एक्टिंग पद्मावत फिल्म में क्रूर मुगल शासक खिलजी की झलक दिखाई दे रही है और इसी वजह से सैफ की एक्टिंग को लेकर अब विवाद खड़ा हुआ है। आदि पुरुष फिल्म में रावण को काले कपड़ों में भी दिखाया गया है। सोने की लंका के शासक के तौर पर रावण की छवि सोने के मुकुट, सोने चांदी के आभूषण और रत्न जड़ित माला धारण किए हुए व्यक्ति के तौर पर होनी चाहिए थी। सागर आर्ट्स की रामायण में भी रावण की वेशभूषा ऐसी ही थी और रावण की यही छवि लोगों के जहन में रची बसी हुई है। यहां बात केवल रामायण टीवी सीरियल की नहीं है, हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकों में भी रावण के चरित्र को विस्तार से बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में रावण के चरित्र और उनके आभा मंडल को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। उसमें यह तक कहा गया है कि जब हनुमान जी पहली बार रावण से मिले तो उसे देखकर प्रभावित हो गए। हम आपको वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में रावण को लेकर लिखी गई कुछ पंक्तियों के बारे में बताते हैं। फिल्म बनाने से पहले हिंदू धर्म की इन पवित्र पुस्तकों को भी पढ़ा जाना चाहिए था और वाल्मीकि जी ने रामायण में रावण के गुणों को बताया है। उन्होंने रावण को चारों वेदों का ज्ञाता कहा है और वाल्मीकि जी ने रामायण में एक प्रसंग लिखा है जिसमें हनुमान जी रावण के दरबार में दाखिल होते हैं और रावण को पहली बार देखते हैं। इस प्रसंग में वाल्मीकि जी ने जो लिखा था वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर हूबहू प्ले करेंगे और आप वो अब देख भी सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा। इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। इसका अर्थ यह है कि रावण को देखते ही हनुमान जी मंत्र मुग्ध हो गए। वो कहते हैं, रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति और सर्व लक्षण युक्त रावण में अगर अधर्म ना होता तो ये देवलोक का स्वामी बन जाता।
ये महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं। और वाल्मीकि जी ने रामायण के कई प्रसंगों में रावण के ऐश्वर्य, यश और पराक्रम की तारीफ की है। ठीक इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने भी रावण को लेकर रामचरितमानस में एक प्रसंग लिखा है और इस प्रसंग में रावण अशोक वाटिका में सीता जी से मिलने पहुंचते हैं। और जब रावण अशोक वाटिका में आया तो हनुमान जी पेड़ों के पत्तियों में छिपे रहते हैं। वो सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा। उसी समय बहुत सारी स्त्रियों को साथ लेकर रावण वहां सज धज कर आता है। मतलब ये कि रावण सौंदर्यवान व्यक्ति भी था। रामचरितमानस में जिक्र है कि श्री राम का दूत बनकर अंगद पहली बार रावण के दरबार में पहुंचे और अंगद और रावण के बीच हुई बातचीत से पहले तुलसीदास जी ने रावण की शक्ति का भी वर्णन किया है। वो लिखते हैं कि अंगद जब रावण के दरबार में पहुंचे तो वो रावण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। टीवी स्क्रीन पर हम वो दोहे आपको दिखा रहे हैं जिन्हें रामचरितमानस में लिखा गया है और इसका अर्थ भी साथ साथ मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि रावण की आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और अंगद को ले गए और अंगद ने रावण को ऐसे बैठा देखा जैसे वो सजीव काजल का पहाड़ हो। रावण की भुजाएं पेड़ों जैसी और सिर पहाड़ों के शिखर जैसा है। शरीर का रोम रोम जैसे बहुत सी लताएं हों। मुंह, नाक, आंखें और कान पर्वत की गुफाएं जैसी है। ये श्री रामचरितमानस का प्रसंग है जो लिखित है। यानी किसी भी फिल्म को तैयार करने से पहले अगर हिंदू माइथोलॉजी को समझते हैं तो उसकी जानकारी इकट्ठा करनी बहुत जरूरी है अगर उनके ऊपर फिल्म बनाया जा रहा है, ताकि किसी तरह का कोई विवाद ना हो किसी भी धर्म विशेष के ऊपर। खास करके अगर उन पर श्रद्धा जुड़ी है, भावना जुड़ी है, तो ऐसे आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। सवाल यही है कि क्या फिल्म में क्रिएटिव फ्रीडम का नाम देकर हिंदू आस्था, हिंदू भावना के साथ खिलवाड़ किया गया? सिर्फ इतना ही नहीं, वाल्मीकि और तुलसीदास ने रावण के चरित्र को एक ज्ञानी और ताकतवर व्यक्ति के तौर पर भी पेश किया है। लेकिन आदि पुरुष में रावण के किरदार में सैफ अली खान केवल हिंसक नजर आते हैं, इसलिए लोग उनकी इस एक्टिंग को पसंद नहीं कर रहे हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि रामायण और रामचरितमानस में बताई गई सोने की लंका इतने काले रंग की क्यों दिखाई दे रही है। रामायण में जिस लंका का जिक्र है उसके बारे में यही कहा गया कि वहां के लोग समृद्ध हैं और पूरी लंका चमकती हुई भी नजर आती है। लेकिन आदि पुरुष फिल्म में ऐसा नहीं दिखता है। आदि पुरुष फिल्म की लंका हॉलीवुड की किसी हॉरर फिल्म की फील दे रही है। और इसके अलावा अभी रावण के किरदार में दिखने वाले एक्टर जितने भी थे केवल बड़ी मूंछों में नजर आते हैं, लेकिन सैफ अली खान इस किरदार में बड़ी दाढ़ी में भी दिखाई देते हैं। इसको लेकर भी विवाद खड़ा किया गया है। मुझे ये कहना है कि जो चीज पब्लिक एक्सेप्ट कर चुकी है बड़े प्यार से और उस स्वरूप को वो एक्सेप्ट करने के बाद भी सक्सेसफुल उसको बना चुकी है। जो राम रामायण में दिखाए गए उसके पहले भी दिखाए गए, जो हनुमान उससे पहले दिखाए गए उसमें दिखाए गए, जो रावण उसके पहले दिखाए गए इसमें दिखाए गए, उनको जनता स्वीकार कर चुकी है और इन सारे प्रोजेक्ट्स को सक्सेस दे चुकी है अच्छी तरह। तो इन लोगों को पता नहीं क्यों ये पड़ी है कि भाई इसको चेंज करना है। अरे भी मॉडर्न करना और उसको चेंज करना, इन दो चीजों में फर्क है। कल्पना भी तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। जब आप कल्पना बनाते हैं तो आप उसमें श्रेष्ठ काम करने के लिए, आप किसी खलनायक के शक्ल से तो आप नहीं उसकी तुलना कर सकते हैं। और जिस प्रकार का सैफ अली का चरित्र जो है वो मैंने भी फिल्म नहीं देखी है, लेकिन जो लग रहा है तो खिलजी जैसे एक चरित्र का जिस प्रकार का एक विश्लेषण हम जानते हैं भारत के इतिहास में, तो उससे कोई यदि उसकी तुलना करता है और यदि वाकई इस ढंग की चीजें हैं जो देख करके वाकई ऐसा लगता है कि जैसे वो पूरा का पूरा कवच वगैरह पहने हुए हो, दाढ़ी वगैरह सा रखे हुए हो, प्रकार का एक सुल्तान का एक चरित्र हो, शकल हो उस प्रकार का, तो ये निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जानबूझकर चिढ़ाने के लिए ही करते हैं। मेरी समझ के बाहर है कि जब इस वक्त इस तरह से लोगों का रिएक्शन आ रहा है, हर तरह से मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, तमाचे मारे जा रहे हैं, बॉयकॉट किया जा रहा है, मकसद और सब्जेक्ट सिर्फ एक ही है कि हिंदू देवी देवताओं के साथ आप लोग अपमान की।
उसके बीच में ये एक बहुत बड़ी फिल्म जो कहते हैं 500 करोड़ 600 करोड़ 800 करोड़ वो फिल्म रिलीज करते हैं। मैं समझता मेरी समझ की बाहर है कि क्यों किया, पर मैं एक बात लॉजिकली समझता हूँ, ये तीर चल चुका था। ये तीर पहले ये फिल्म अभी से नहीं बन रही, काफी टाइम चुका, जिसमें आपको याद होगा कि सैफ अली खान ने बहुत बड़े घमंड से कहा था कि मैं रावण का रोल कर रहा हूँ, आई वांट टू मेक इट ह्यूमरस, मैं उसको मनोरंजक बनाना चाहता हूँ। उस वक्त मैंने कहा था कि who the hell are you to change the characterization of our characters? इस विवाद के ऊपर एक सवाल जो सबके सामने है उसको आज समझने की जरूरत है। क्या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर बार बार आस्था के साथ खिलवाड़ होता रहे ये सही है? और इसे क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर हम कुछ ना बोलें, कुछ ना देखें, कुछ ऐसी स्थिति में आ जाएं क्या? आदि पुरुष के टीजर में रावण के सिर पर कहीं भी मुकुट नजर नहीं आया और पुरातन काल से ही मान्यता है कि किसी शासक की पहचान उसके मुकुट से की जा सकती है। लेकिन आदि पुरुष में सैफ अली खान दशानन के तौर पर तो दिखाई देते हैं लेकिन मुकुट में नजर नहीं आते हैं। और रावण के किरदार में सैफ अली खान को लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है। आदि पुरुष फिल्म का दूसरा विवाद हनुमान जी के पहनावे को लेकर है। हनुमान आस्था भी, शक्ति भी, विश्वास भी और इनके साथ जुड़ाव भी। लेकिन फिल्म के टीजर में हनुमान जी के रोल में देवदत्त गजानन नागे नजर आए और हनुमान जी के किरदार को लेकर लोगों की कई तरह की शिकायतें, जैसे कि हनुमान जी को बढ़ी हुई दाढ़ी में दिखाया गया है, जबकि लोगों के जहन में हनुमान जी की छवि बिना दाढ़ी के तौर पर है। दरअसल इस फिल्म में हनुमान जी के रोल में देवदत्त के चेहरे पर दाढ़ी नजर आती है लेकिन मूछें नहीं है और इसको लेकर विवाद है। दरअसल मुस्लिम समाज में कई लोग बड़ी दाढ़ी तो रखते हैं लेकिन मूछें नहीं रखते हैं और टीजर को लेकर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका मानना है कि दाढ़ी नहीं रखी जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले के कई एक्टर्स ने हनुमान जी के किरदार को निभाते वक्त ऐसा ही किया है। और अगर दाढ़ी रखनी तो उसके साथ साथ हल्की मूछें भी रखनी चाहिए थी, जिससे हनुमान जी का गेटअप प्राकृतिक लगता। और यहां गेटअप के साथ खिलवाड़ का आरोप लग रहा है। इसी तरह फिल्म में हनुमान जी के पहनावे को लेकर भी विवाद है। फिल्म आदि पुरुष के टीजर में जितनी बार हनुमान जी नजर आए हैं उन्होंने चमड़े का अंगवस्त्र पहना हुआ है, जबकि हनुमान जी को लेकर यही धारणा बनी है कि वो सूती या रेशमी कपड़े का अंगवस्त्र पहनते होंगे। तुलसीदास रचित हनुमान चालीसा में हनुमान जी के रूप, रंग और पहनावे पर खास तौर से चौपाइयां लिखी हुई है और इसमें लिखा हुआ है, कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। इसके बाद की चौपाई है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। इसका अर्थ है हनुमान जी के हाथों में व्रज और ध्वजा है और कांधे पर मुंज के जनेऊ की शोभा है। मुंज एक तरह की ऊंची घास होती है जिसे कुछ इलाकों में सरकंडा या सरपत भी कहते हैं और सरपत के छिलके से बनी रस्सी को मुंज कहा जाता है। मतलब ये कि हनुमान जी के पहनावे को लेकर साफ तौर से तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा है, लेकिन इसके बावजूद आदि पुरुष में चमड़े के अंगवस्त्र में हनुमान जी को दिखाया गया, जिसका जिक्र हनुमान जी के बारे में लिखे गए किसी भी पुरातन किताब में नहीं है। मैंने उसका ट्रेलर देखा है और सच में उसमें आपत्तिजनक दृश्य है। हमारी आस्था के जो केंद्र बिंदु हैं उनको जिस रूप में दिखाया गया है वो अच्छा नहीं है। अब हनुमान जी कई अंग वस्त्र जो हैं चमड़े के उसमें दिखाए गए हैं, जबकि हनुमान जी के तो चित्रण में अलग से कहा गया है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उसमें उनके अंग वस्त्र सब बताए गए हैं। उसके बाद में जिस तरह का किया गया है ये आस्था पर कुठाराघात है। ये धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य हैं। फिल्म आदिपुरुष के टीजर को लेकर देश के संतों ने उस पर आपत्ति जता की है। हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिस तरह रावण के रोल में सैफ अली खान है, उसके गेटअप को लेकर सवाल खड़े करें अयोध्या काशी के साथ। देखिए, हिंदू संस्कृति पर, हमारी सांस्कृतिक विरासत पर समय समय पर इस प्रकार के हमले होते रहे हैं। संत समाज ने जो कहा है, मुझे लगता है कि उनकी बात पर
फिल्म निर्माण के लोगों को ध्यान देना चाहिए और हमारी सांस्कृतिक विरासत पर किसी को भी बदलने की या हमला करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी के रोल में भी कुंडल नहीं है और जो संत समाज कह रहा है कि ठीक है रावण अत्याचारी था, भगवान राम ने सत्य पे विजय के लिए उसका वध किया था, लेकिन रोल गलत तरीके से फिल्माया गया हनुमान का भी और रावण। हनुमान जी हम सबके आराध्य हैं, मैं मानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि हनुमान जी त्रुटि को अपने आप दुरुस्त कर देंगे। भारत में धर्म के मुद्दे को तर्क से नहीं भावनाओं से देखा जाता है। फिल्मी कलाकार हो या कहानीकार क्रिएटिव फ्रीडम लेते हुए धर्म से जुड़ी फिल्मों में अपना नजरिया पेश कर देते हैं और हिंदी फिल्म की जो इंडस्ट्री है उसमें निर्माता निर्देशकों को धर्म से जुड़े मुद्दों पर फिल्में बनाते वक्त विशेष ध्यान भी देना चाहिए। धर्म से जुड़ी ऐसी फिल्में जिसमें पौराणिक चरित्रों का चित्रण किया गया हो उनके विषय में संपूर्ण जानकारी हासिल करनी चाहिए और वजह यह भी है कि भारतीय दर्शक ऐसी धार्मिक फिल्मों को मनोरंजन से ज्यादा श्रद्धा की नजर से देखते हैं, क्योंकि ये वही भारत है जहां टीवी पर रामायण को देखने के लिए साथ में बगल में अगरबत्ती खोस दी जाती थी और हाथ जोड़कर सुमरन किया जाता था। अगले विश्लेषण पर हम बढ़ रहे हैं क्योंकि ये फ्रीबीज से जुड़ी हुई है, यानी मुफ्तखोरी और सियासत को चमकाने के लिए इस मुफ्तखोरी की आदत डालने की कोशिश आज सियासतदान कैसे करते हैं, ये विश्लेषण उस पर आधारित है। इसलिए आपको इससे जरूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप भी मुफ्त के आदी हो चुके हैं तो यह मान के रखिए कि देश के विकास में आप भी रोड अटका रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन ने की एक किताब है, देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। उन्होंने इसमें लिखा है कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता और इसका भुगतान आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों करना ही पड़ता है, यानी मुफ्त में कुछ भी नहीं है। ये बातें हमें इसलिए भी याद आ गई क्योंकि आजकल देश की सियासत में मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का कल्चर जोर शोर से चल रहा है। लोगों की सोच भी ऐसी हो चुकी है कि कहीं भी कुछ भी मुफ्त में मिले तो वहां दौड़ पड़ते हैं। सरकार ने मुफ्त अनाज दिया तो उसे वोट दे दिया, किसी ने मुफ्त बिजली का वायदा किया तो उसे चुनाव में जिता दिया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऑनलाइन कंपनी का बाय वन गेट वन ऑफर चल रहा हो जिसका कोई अंत नहीं है, लेकिन आखिर में घाटा ग्राहक का ही होता है। इसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अब सरकारों ने अपनी चुनावी स्ट्रैटेजी बना लिया है, जिसको लेकर एक गाने के बोल भी याद आते हैं, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। वैसे भी नेताओं को मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए कौन से अपनी जेब से पैसे ही खर्च करने पड़ते हैं। वो पैसे तो आपके जेब से निकलते हैं, लेकिन आपको लगता है कि नेता वो योजना आपके लिए ला रहे हैं और शायद आपका फायदा है। यानी मुफ्त कही जाने वाली चीजों का भुगतान भी जनता के टैक्स के पैसे से ही होता है और ये टैक्स केवल अमीर ही नहीं बल्कि गरीब भी देता है और सरकारें इसका हिसाब देना भी बिल्कुल जरूरी नहीं समझती है। क्या किसी सरकार या पार्टी ने बताया कि आपको मुफ्त बिजली देने के लिए वो पैसे का जुगाड़ कैसे करेगी? यानी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की शौकीन सरकारें अपने चुनावी वायदों की व्यवहारिकता की वोटर्स को कभी नहीं देती और संसद और सुप्रीम कोर्ट तक में चल रही मुफ्त की इन रेवड़ियों पर बहस के बीच चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि वो अपने चुनावी वायदों की वित्तीय व्यवहारिकता की जानकारी वोटर्स को दें। और चुनाव आयोग के इस सर्कुलर की ये कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में भी है और मैं आपको इस सर्कुलर में जो पॉइंट्स है वो बताऊंगा, लेकिन उसके बारे में जो जानकारी वो टीवी पे भी बाकायदा मैं साझा भी कर रहा हूं। इसमें लिखा गया है, इस परफॉर्मा में लिखा गया है, जिसे भरकर सभी सरकारों और राजनीतिक दलों को अपनी मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं के फाइनेंस से जुड़ी जानकारियां सार्वजनिक करनी होगी। साफ साफ लिखा हुआ है, एक्सटेंड एंड एक्सपेंस ऑफ अ कवरेज, अलावा इसके क्वालिफिकेशन ऑफ अ फिजिकल कवरेज एज इन अबव, यानी ऊपर की जो पॉइंट्स लिखे गए हैं उनके बारे में तमाम जानकारी आपको साझा करनी होगी। इस कॉपी को हम आपके टीवी स्क्रीन पर भी साझा कर रहे हैं। इसमें यह भी लिखा गया है, क्वांटिफिकेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस ऑफ द प्रॉमिस मेड, यानी अगर कोई भी वायदा आप कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं उसको आपको बाकायदा जानकारी साझा करनी होगी। जैसे कि मुफ्त की स्कीम का लाभ समाज के कौन से वर्ग को दिया जा रहा है, यह भी आपको समझाना होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी किस रिसोर्सेज के जरिए आप ये योजना लेकर आ रहे हैं। जिस मुफ्त योजना का वायदा किया गया है उसका आर्थिक परिणाम क्या होगा, यह भी आपको समझाना होगा। Ways and means of raising resources for the meeting the additional expenditure to incurred in the fulfilling the promises which could enter include,
यानी मुफ्त योजना के लिए फंडिंग के स्रोत क्या होंगे, इसकी जानकारी भी आपको साझा करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि राजनीतिक दलों को बताना होगा कि मुफ्त चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए वो कौन से तरीके से फंड जुटाएंगे। क्या टैक्स बढ़ाएंगे, या फिर मौजूदा खर्च में से मुफ्त योजना के लिए पैसे जुटाएंगे, या फिर कर्ज लेकर मुफ्त योजना शुरू करेंगे। इसके अलावा यह भी बताना होगा कि मुफ्त की योजना को लागू करने पर राज्य या देश की अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। यानी चुनाव आयोग का यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे राजनीतिक पार्टियां चुनाव में खोखले वायदे नहीं कर पाएंगी और वोटर्स भी आकलन कर पाएंगे कि जो मुफ्त योजनाओं के वायदे किए जा रहे हैं असल में वो कितने व्यवहारिक हैं और इसके देश या राज्य की वित्तीय स्थिति पर साइड इफेक्ट्स क्या है। फ्रीबीज को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक मॉडल मैनिफेस्टो बनाया जाए। अभी हमारे पास मैनिफेस्टो का कोई मॉडल नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरीके से मैनिफेस्टो बनाती है। मैनिफेस्टो की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैनिफेस्टो में क्या वादा करना है, क्या नहीं वादा करना है, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए एक मैनिफेस्टो का मॉडल बनाना जरूरी है। उस मैनिफेस्टो में लिखा रहे कि भाई मैं ये वादा कर रहा हूं, इस जो प्रॉमिस कर रहा हूं इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। मान लीजिए साइकिल का वादा कर रहा हूं तो कितनी साइकिल बांटूंगा, वो जो जितनी साइकिल बांटूंगा उसकी प्राइस क्या होगी, ये सारा डिटेलिंग होना चाहिए। राज्य के ऊपर पहले से कितना कर्जा है वो लिखा होना चाहिए मैनिफेस्टो के ऊपर। और हम अगले 5 साल में कर्जे को कम करेंगे या बढ़ाएंगे, इसकी भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन के फैसले का स्वागत करता हूं। देखिए, चुनाव आयोग अपने चुनाव के सही सुचारू संचालन करने के लिए पूर्णतः एक स्वायत्त संस्था है, तो उसके किसी भी निर्णय करने के लिए वो स्वतंत्र है और हमें चुनाव आयोग की कुशलता और विश्वसनीयता दोनों में पूरा यकीन है। देखिए, आम आदमी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, भाजपा जो करती है, जो ये दल करती है, तो इलेक्शन आने पर तो वो बहुत सारे वादे करती है, वो पूरा तो कर नहीं पाती। आप देख लीजिए इनका इतिहास, पृष्ठभूमि में जाइए तो सब पता चल जाएगा कि कितने वादे पूरे किए हैं, नहीं किए हैं। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। हमने जो किया था यूपीए के समय, तो देख लीजिए, हमने कहा था कि हम ऐसी स्कीम लाएंगे जो गरीबों के फायदा करी थी। हम मनरेगा लाए, हम राइट टू एजुकेशन लाए, हमने बहुत सारे वादे पूरे किए। और हमारा जो उस समय जो सकल घरेलू उत्पाद था, जो जीडीपी था, उसकी औसत 10 साल में 8% से ज्यादा थी। मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो सेहतमंद थी, नौकरी मिल रही थी और इस वजह से कारखाने चल रहे थे और इस वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था थी बहुत स्वस्थ थी। तो एक तरह से हमने पूरे किया और ये कोशिश हमेशा रहती है और सब दलों की कोशिश रहनी चाहिए कि ये जो वादे करते हैं ये पूरे करें। यानी तू डाल डाल में पात पात। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी सरकार ये नहीं कह सकती है कि वो जनता को मुफ्त की रेवड़ियां नहीं बांटती, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक दलों के बीच वोटर्स को लुभाने के लिए मुफ्त में दिए जाने वाले उपहार और मुफ्त योजनाओं की घोषणा करने की होड़ मची है, वो अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकती है। इसलिए भारतीय स्टेट बैंक के अर्थशास्त्रियों ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया कि मुफ्त की योजनाओं पर सरकारी सब्सिडी राज्य के कुल जीडीपी या राज्य के कुल टैक्स कलेक्शन के 1% तक सीमित कर दी जानी चाहिए। यानी चुनाव आयोग हो या एसबीआई, एक्सपर्ट्स देश की अर्थव्यवस्था पर फ्रीबीज के बढ़ते बोझ से चिंतित हैं, क्योंकि सरकारें बिना सोचे समझे सरकारी खजाने और जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर अपने फायदे के लिए कर रही हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा मुफ्त की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा तो उसका भार तो ज्यादा टैक्स देकर और महंगाई के रूप में आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। यह बात राजनीतिक दल अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति उन्हें मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए प्रेरित करती है। और इसका उदाहरण गुजरात और हिमाचल प्रदेश है, जहां चुनाव होने हैं। और एसबीआई के रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दल जिन मुफ्त योजनाओं के वायदे कर रहे हैं, उन्हें लागू करने की कीमत राज्य के कुल टैक्स कलेक्शन का 2 से 10% है। इसी तरह गुजरात में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुफ्त वायदों को पूरा करने में राज्य के कुल टैक्स कलेक्शन का 8 से 13% हिस्सा खर्च करना पड़ेगा। यानी राजनीतिक दल
कभी भी मुफ्त योजनाओं के लुभावने वायदे करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी मुफ्त की योजनाओं को नकारना सीखें जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के मुताबिक राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर्ज 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आरबीआई ने हाल में ही रिपोर्ट जारी करके बताया कि देश के 5 राज्यों ने मुफ्त की योजनाओं पर बेतहाशा पैसे खर्च किए हैं, जिससे उनकी आर्थिक हालत पतली हो गई है। बिहार की जीडीपी के मुकाबले राज्य सरकार पर कर्ज वर्ष 2022-23 में 38.7% पहुंचने का अनुमान है। केरल में जीडीपी के मुकाबले उसका कर्ज चालू वित्त वर्ष में 37.2% पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल सरकार पर कुल कर्ज की रकम जीडीपी के मुकाबले 34.2% है और राजस्थान की हालत कर्ज के मामले में सबसे ज्यादा खस्ता है। मौजूदा वित्त वर्ष में जीडीपी के मुकाबले कुल कर्ज बढ़कर 39.8% पहुंचने का अनुमान है, जबकि पंजाब की कुल जीडीपी के मुकाबले कर्ज की रकम 45.2% है। और इसके बावजूद पंजाब में मान सरकार ने मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं लागू कर दी है। यानी ये पैसा जनता की जेब से ही निकलेगा और ये दिखाया जाएगा कि मुफ्त की फैसिलिटी देकर सरकार आपका भला कर रही है। और इस आंकड़े को देखकर एक कहावत भी याद आती है, कर्ज लेकर घी पीना। लेकिन मुफ्त की योजनाओं का सारा घी सरकार और राजनीतिक दल पी रहे हैं और कर्ज का बोझ जनता पर पड़ रहा है, यानी आप पे पड़ रहा है, हम पर पड़ रहा है। लेकिन यह बात जनता को समझ नहीं आ रही, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक फ्रीबीज को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जनता के लिए मुफ्त की योजनाएं नहीं चलाई जानी चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाओं में फर्क नहीं कर पाते। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी अपनी भोजन और आवास जैसी बेसिक सुविधा तक के लिए सरकारों पर निर्भर रहती है, इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए केंद्र सरकारें राशन योजना, आवास योजना और अन्य योजनाएं चलाती रहती है। लेकिन दिक्कत यह है कि राजनीतिक दलों और सरकारों ने मुफ्त बिजली, टीवी, प्रतिमा भत्ता जैसी फ्रीबीज को कल्याणकारी योजना कहना शुरू कर दिया है। इसलिए अब हम आपको जन कल्याण योजना और रेवड़ी कल्चर में अंतर बताएंगे, क्योंकि यह अंतर आपको आज जरूर समझना चाहिए कि जन कल्याण योजना क्या है और रेवड़ी कल्चर, जिसको फ्रीबीज हम बार बार कह रहे हैं, वो क्या है। आमतौर पर सब्सिडी को 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 हिस्सों में बांटा गया। पहली है मेरिट सब्सिडी और दूसरी है नॉन मेरिट सब्सिडी। मेरिट सब्सिडी में आप बेहद जरूरी चीजों को रख सकते हैं, जैसे कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त राशन जैसी योजनाएं। वहीं आप नॉन मेरिट सब्सिडी को देखें तो इसमें आप मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और मुफ्त किराए को रख सकते हैं। बिजली मुफ्त देने से इनकम इसका दुरुपयोग होगा, लोग बिजली की बचत करने की बजाय इसे फिजूल खर्च करेंगे। इसी तरह पानी मुफ्त होगा तो उसकी भी फिजूल खर्ची बढ़ेगी। और इन मुफ्त चीजों में आप देखेंगे कि इनसे सरकारों को वोटों का फायदा भले ही मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में देश पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। इसलिए आपको स्पष्टता होनी चाहिए कि सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना मुफ्त की रेवड़ी नहीं होती है। और हम ये मानते हैं कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य और मुफ्त गैस सिलेंडर जैसी योजनाएं बेहद जरूरी है। हम सिर्फ इस ओर ध्यान खींचना चाहते हैं कि मुफ्त की तय सीमा होनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि क्या चीज मुफ्त में देनी जरूरी है और क्या नहीं। और हर राजनीतिक दल को वायदा करने से पहले यह जरूर बताना चाहिए कि उसकी मुफ्त की योजना में देशहित कहां है। वैसे जरूरी नहीं है कि फ्रीबीज मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त टीवी, मुफ्त वॉशिंग मशीन जैसी बड़ी चीजों के रूप में ही दी जाए। हमारे देश में तो एक मुर्गे और एक बोतल में भी राजनीतिक दल अपने समर्थक को जुटा लेते हैं। अब इसका एक वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। ये वीडियो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद इसके बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, मुफ्त की इस राजनीति को हमने वो हिस्सा ब्लर किया है क्योंकि वो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में विश्लेषण में हम आपको समझाएंगे। ये मुफ्त की योजना का दूसरा हिस्सा है, यानी फ्रीबीज, वोटरों का जमावड़ा खड़ा करने के लिए। ये वीडियो तेलंगाना का है और इसमें टीआरएस के एक नेता स्थानीय लोगों को मुफ्त में दारू और मुर्गा बांटते नजर आ रहे हैं, जिसे लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें लग गई है। और वीडियो में दिख रहा है कि लाइन में जितने भी लोग हैं सभी को एक एक मुर्गा और एक एक शराब की बोतल दी जा रही है। दरअसल ये टीआरएस की आम बैठक से पहले प्रमोशनल इवेंट है।
जिसमें तेलंगाना राष्ट्र समिति को राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया जाएगा और इससे पहले टीआरएस के नेता लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गे बांट रहे हैं। ये काउंटर किसी भंडारे के काउंटर जैसा था, जहां मुर्गे और शराब की बोतलें सजाकर रखी गई थी। वहीं टीआरएस प्रमुख केसीआर और उनके बेटे और मंत्री केटी रामाराव के बड़े कटआउट भी उनके साथ हैं। यानी अपने प्रशंसक जुटाने का ये बेहतरीन तरीका है। लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं, लोग खड़े हैं, बस एक बोतल और एक मुर्गा, और उनके प्रशंसक उस कतार में खड़े हैं। यही फ्रीबीज कल्चर खत्म करना जरूरी है, जिसका इस्तेमाल वोट के लिए किया जाता है, लेकिन सीधा नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को होता है। तो जिस देश में राजनीतिक दल एक मुर्गा और शराब की बोतलों में वोटर को रिझाने में कामयाब हो जाते हैं, सोचिए उस देश में मुफ्त बिजली और पानी जैसी मुफ्त की रेवड़ियां वोटर्स को कितनी रिझाती होंगी। लेकिन इससे देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हो रहा है, उसकी चिंता ना कोई राजनीतिक दल करता है और ना ही कोई सरकार, और इसलिए हमारा ध्यान बार बार वहीं पर है। अब मुफ्त की रेवड़ियों के बाद डीएनए में एक ऐसी खबर का हम विश्लेषण करेंगे, उसका डीएनए टेस्ट करेंगे जो परेशान करने वाली। यह खबर जम्मू कश्मीर से आई है, जहां के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हम आपको इस खबर के बारे में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ लाइनें हम आज सुनाना चाहते हैं। ये ए मेरे हमनशी चल, कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं, बात फूल की होती तो सह लेते हम, अब तो कांटों पर भी हक हमारा नहीं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको विश्लेषण की जगह कमर जलालवी की ये शेर को क्यों सुना रहा हूं, लेकिन हमारा आज का विश्लेषण ही इस शेर और इसके पीछे की कहानी पर आधारित है। इसलिए इन अल्फाजों को रखना आपके सामने जरूरी था, इन पंक्तियों को आपके सामने दोहराना जरूरी था, क्योंकि ये लाइनें जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के नौकर यासिर की डायरी में लिखी मिली है। यासिर पर ही हेमंत कुमार लोहिया की हत्या का आरोप है, और इसलिए आज डीएनए में हम इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड का विश्लेषण करने से पहले डीजी लोहिया के सहायक यासिर की डायरी का डीएनए टेस्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है। नौकर यासिर, आतंकी संगठन, या फिर साइको किलिंग और डिप्रेशन की वो अवस्था जो यासिर की डायरी के हर पन्ने में झलक रही है। लेकिन इससे पहले हम आपको इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे। हेमंत कुमार लोहिया जम्मू कश्मीर में डीजी जेल के पद पर तैनात थे, और पुलिस के अनुसार उनके सरकारी आवास में मरम्मत का काम होने की वजह से वो कुछ दिन से जम्मू के उदयवाला इलाके में रहने वाले अपने दोस्त संजीव खजूरिया के घर पर रह रहे थे। और संजीव खजूरिया डीजी लोहिया के पुराने और पारिवारिक मित्र थे, और वो दोनों एक दूसरे को तब से जानते थे जब हेमंत कुमार लोहिया राजौरी के एसएसपी हुआ करते थे। जानकारी के अनुसार रात करीब 10 बजे डिनर के बाद दोनों ही परिवार सोने के लिए चले गए, लेकिन डीजी लोहिया के पैरों में मोच आने की वजह से सूजन थी, और उन्होंने अपने निजी हेल्पर यासिर को अपने पैर में दवा लगाने और मालिश करने के लिए कहा। यासिर और वो अपने बेडरूम में चले गए। कुछ देर बाद लोगों को उनकी चीख सुनाई दी, और चीख सुनने के बाद परिवार के लोग उनके कमरे की तरफ भागे, लेकिन उनका कमरा अंदर से बंद था, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बाहर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। और पुलिस ये भी कह रही है कि उनके हेल्पर यासिर ने पहले तकिए से उनका दम घोटने की कोशिश की, और उसके बाद उसने पास में रखी कांच की बोतल तोड़कर उससे उनके गले और पेट में हमला किया। यही नहीं, हमले के बाद उसने उन्हें जलाने की भी कोशिश की, और बाद में पीछे के दरवाजे से वो भाग निकला।
लोहिया जी के जो दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी एक्शन में आ गई और पूरे इलाके की नाकेबंदी कर ली गई। बाद में पुलिस ने आरोपी यासिर अहमद को भी घटनास्थल से कुछ दूर काला चक नाम के इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड की खबर सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश में हलचल मच गई, क्योंकि ये कोई आम मामला नहीं है। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार सुरक्षा बल के इतने सीनियर अधिकारी की हत्या की गई है और इसलिए इस मर्डर को लेकर कई थ्योरी भी सामने आने लगी। पहली थ्योरी थी आतंकवाद की। डीजी लोहिया की हत्या के कुछ समय के अंदर ही PAFF यानी कि पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के एक आतंकी संगठन ने एक चिट्ठी लिखकर इस हत्या की जिम्मेदारी भी ले ली और इस प्रेस रिलीज में लिखा गया है बाकायदा कि हमारी स्पेशल स्क्वाड ने उदयवाला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम दिया है। हमने जम्मू कश्मीर के डीजी जेल HK लोहिया जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट को मार दिया। ऐसे हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की यह महज शुरुआत है। यह हिंदुत्ववादी शासन और उनके सहयोगियों को हमारी चेतावनी है कि हम कभी भी और कहीं भी टारगेट हिट कर सकते हैं। यह उस शासन के गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है जो जम्मू कश्मीर विजिट पर है। हम ऐसे ऑपरेशन जारी रखेंगे। इसलिए हमने कहा आतंकी कनेक्शन। हालांकि पुलिस ने आतंकी हमले वाली इस थ्योरी को खारिज कर दिया और इस प्रेस रिलीज को भी फेक बताया गया। इसकी जगह पुलिस ने आरोपी नौकर यासिर की एक डायरी पेश की और इस डायरी के पन्ने उलटने के बाद हत्याकांड की जो पूरा हत्याकांड हुआ है उसकी साइको किलर थ्योरी भी सामने आने लगी। जम्मू के ADGP मुकेश सिंह ने कहा कि घटना का कोई भी आतंकवादी कनेक्शन अभी तक सामने नहीं आया है और उसकी नजर में यासिर ही मुख्य आरोपी है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि एक लड़का जो डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे उनके साथ काम करता था, 4-5 महीनों से काम कर रहा था, उसका हाथ है इस घटना में। CCTV फुटेजेस अवेलेबल है जिसमें वो भागता हुआ नजर आ रहा है। जो हथियार इस कांड में इस्तेमाल हुआ है उसको बरामद कर लिया गया है। फिलहाल टेरर एंगल का कोई भी एविडेंस इसमें नहीं आया है। एक डायरी मिली है जिसमें कि उसने अपने हाथों से लिखा है। उसकी डायरी से ऐसा लगता है कि वो काफ़ी डिप्रेशन की स्थिति में था और अपने आप की जान लेने की भी बात उसमें लिखी है। यानी जैसे इस हत्या के बारे में जानकारी मिली सबसे पहले टेरर एंगल देने की कोशिश की गई। यह अलग बात है कि पुलिस ने उस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन अब दूसरी थ्योरी थी साइको किलर की। और इसलिए जो डायरी के पन्ने जब खंगाले गए तो जो बातें सामने आई उनके अंश भी आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी साझा करूंगा और बताऊंगा कि उसने अपनी डायरी में ऐसा क्या लिखा था जिससे साइको किलिंग की ये पूरी मकसद के बारे में जानकारी मिलती है या फिर इशारा इस ओर जाता है। इसलिए आज हम हत्या आरोपी नौकर यासिर की इस डायरी का भी DNA टेस्ट करेंगे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक इस हत्या की वजह यासिर की डायरी में ही दर्ज है। यासिर की इस पूरी डायरी में इसी तरह की शायरी या फिर उदासी भरी बातों से लगातार कई ऐसे अल्फाज लिखे हुए हैं। यानी इन पन्नों में कई जगह पे, इस डायरी के कई पन्नों में ऐसी ही बातें हैं। कहीं कहीं तो उसने खुद जिंदगी से हार जाने और मौत को गले लगाने की बातें भी लिखी है और इसी वजह से इस बात का भी शक पैदा होता है कि आखिर वो कहीं साइको किलर तो नहीं है। और ये स्थिति आप उसकी डायरी के इस दूसरे पेज से देख कर समझ सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें लिखा है,
माई लाइफ 1%, हैप्पी 10%, लव 0%, टेंशन 90%, सैड 99%, फेक स्माइल 100%। ये उसके डायरी में लिखा हुआ है। यहां उसने अपनी जिंदगी को सिर्फ 1% आंका है, जबकि प्यार के नाम पर उसने 0 लिखा है। यही नहीं, टेंशन पर 90%, दुख उदासी 99% और नकली मुस्कान 100%। यानी वो लिखता है कि उसकी जिंदगी में प्यार नहीं है तो सिर्फ टेंशन, उदासी और एक नकली मुस्कान। लेकिन सवाल यही है कि आखिर वो जिंदगी से इतना ही परेशान था तो हत्यारा क्यों बन गया। हम आपको उसकी डायरी का एक और पन्ना दिखाते हैं, उसको पेज आपको हम पढ़कर बताते हैं, क्योंकि वो दूसरे पेज में भी बहुत सारी बातें ऐसा लिखता है जिसके ऊपर शक बढ़ता जाता है। हर दिन एक उम्मीद के साथ शुरू होता है, लेकिन अंत एक अनुभव के साथ। यही जिंदगी है। इस डायरी में उसने जिंदगी से नफरत करने और खुद को खत्म करने की बातें भी लिखी है। डायरी के अगले पन्ने में वो कुछ और बातों को लिख रहा है। उसमें लिखता है, आई हेट माई लाइफ। जिंदगी तो बस तकलीफ देती है, सुकून तो अब मौत ही देगी। डियर डेथ, प्लीज कम इनटू माई लाइफ, आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर यू। ये तमाम लाइनें, तमाम पंक्तियां यासिर ने अपनी डायरी में लिखी है और ये पुलिस का दावा है। और डायरी में यासिर ने आगे भी लिखा है, वो हिस्सा भी आपको जानना चाहिए। यानी यहां सीधे सीधे मौत को गले लगाने और अपनी जिंदगी खत्म करने की बात बार बार यासिर लिखता हुआ दिखता है, और वो मौत का इंतजार और उसके स्वागत की बातें लिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि खुद मरने की बातें करने वाले, जिंदगी से हताश नजर आने वाले यासिर ने डीजी जेल की जान वाकई ले ली। आई एम सॉरी, आई एम हैविंग बैड डे, वीक, मंथ्स, ईयर, लाइफ, आई वॉन्ट रीस्टार्ट माई लाइफ। और ये उसकी डायरी के वो हिस्से हैं जिन्हें पुलिस अपनी तफ्तीश में शामिल कर चुकी है और हत्याकांड के साइको किलिंग वाले पहलू की जांच हो रही है। साइको किलिंग। और अगर ये डायरी और उसमें लिखी बातें यासिर ने ही लिखी थी तो आप इससे उसके किलर सोच के बारे में भी अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस के अनुसार यासिर पिछले 6 महीने से डीजी हेमंत कुमार लोहिया के साथ था और उसका बर्ताव काफी एग्रेसिव था, और यह पहलू इस हत्याकांड को साइको किलिंग वाले एंगल के और करीब ले जाता है। कुछ रेलेवेंट क्लूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफी डिफरेंट था, और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं, और उसके फोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। यह हत्याकांड बेहद हाई प्रोफाइल था, क्योंकि जिस वक्त यह हत्या हुई ठीक उसी वक्त केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जम्मू में ही मौजूद थे, और गृह मंत्री शाह आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू रीजन में पहुंचे थे, और इसलिए इस घटना में हर तरफ हड़कंप मच गया और सियासी प्रतिक्रियाएं भी लगातार आने लगी। यानी ये आप समझ लीजिए कि सियासत भी इस पर बहुत तेज हो गई, और धारा 370 हटने के बाद जब अमित शाह का ये दौरा था और उसके बाद इस हत्या की वजह सामने आई, हत्या की खबर सामने आई, तो प्रतिक्रियाएं आने भी लाजमी थी। अभी वहाँ डीजी की हत्या हो गई। अगर डीजी की हत्या हो सकती है तो आम आदमी की हत्या होने में क्या कितनी देर लगेगी। तो जब अब डीजी भी सुरक्षित नहीं है वहाँ का, जो पुलिस का सबसे बड़ा पदाधिकारी है, और तब भी हमारे अमित शाह जी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये अफसोस की बात है। अभी तो इस बात को इसकी चिंता करनी चाहिए कि आखिर डीजी की हत्या कैसे हुई, किन लोगों ने की, किसकी साजिश थी, उसको बेनकाब करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी मैं हुआ
कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में अगर इस तरह की घटना होती है तो परेशान करती है और बहुत परेशान करती है। मुझको मेरा मानना है कि चाहे जो भी वो अनुसंधान हो उसके बाद भी ही कोई इस प्रकार की टिप्पणी हो, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जो नॉर्मैलिटी की बात दिल्ली से होती है वो कश्मीर में नहीं दिखती है। कश्मीर में डिसरप्शन है बीते 3 वर्षों से जिंदगियों का, जब तक उसको रिस्टोर रिट्रीव रिपेयर करने की कोशिश नहीं होगी मुश्किल। यासिर की डायरी से संकेत मिलते हैं कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे मौत जिंदगी से बेहतर लगती थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी खत्म नहीं की, बल्कि आरोप है कि उसने डीजी जेल की हत्या कर दी। लेकिन कत्ल के पीछे क्या वजह थी ये अभी साफ नहीं है। यानी सवाल इसलिए भी गहरे हो गए, चिंता इसलिए भी बढ़ गई कि इसको आतंकी एंगल से क्यों ना देखा जाए। इस वजह से क्योंकि धारा 370 हटने के बाद अगर गृह मंत्री का ये दौरा है और उसके बाद तुरंत इस हत्याकांड के बाद कोई एक ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है और ये कहता है कि ये हत्या हमने अंजाम दी है, तो शक क्यों ना बढ़े, चिंता क्यों ना बढ़े। फिलहाल पुलिस की जांच को प्राइमरी फोकस जो है वो आरोपी यासिर की डायरी है और उसकी मानसिक स्थिति पर केंद्रित है ये पूरी की पूरी जांच की प्रक्रिया। हालांकि पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और वो हर मुमकिन एंगल खंगालने की बात भी कह रही है, और इसमें आतंकवादी यानी कि टेरर एंगल भी शामिल है, जिसकी ओर बार बार हम इशारा कर रहे हैं, जिसके लिए दावे भी किए गए और हम चाहते हैं कि वो सच भी सामने आए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। और आज नवरात्रि का 9वां दिन है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है और आज देश भर में कन्याओं को माता का रूप मानकर उनका पूजन किया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है और कन्याओं को भोजन भी कराया जाता है, उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। कन्याओं के पैर छूकर लोग आशीर्वाद लेते हैं। ये सब कुछ देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यही हमारे समाज का सच है? क्या वाकई देश में कन्याओं को इतना सम्मान और इतना प्यार दिया जाता है? अगर ये सच है तो फिर देश के सैकड़ों अनाथालयों में जो हजारों बच्चियां हैं वो क्यों हैं? आखिर क्यों इन अनाथालयों में पलने वाले अधिकांश बच्चे बेटियां हैं? और यही डीएनए में आज का हमारा अगला विश्लेषण है। और इस देश में बेटियों से इतनी नफरत कब तक रहेगी? कब तक लड़की होने के नाम पर बेटियों की जिंदगी खत्म होती रहेगी? इसी सच्चाई से आज हम आपको वाबस्ता कराना चाहते हैं। आज सबने कन्या पूजा कर ली तो क्या अब कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या मासूम बच्चियों को जन्म के बाद मरने के लिए किसी गटर, किसी कूड़ेदान में नहीं फेंका जाएगा? क्या ये घिनौना अपराध, क्रूरता की चरम सीमा, एक इंसान की राक्षस वाली सोच अब मिट जाएगी और अब ये पाप नहीं होगा? सच यही है कि कल से कुछ नहीं बदलने वाला है। सच यही है कि मजबूरी और मुश्किलों के नाम पर बेटियां ऐसे ही अनाथालय में पलती रहेंगी। लेकिन आज हमने ये तय किया है कि डीएनए में आपको आईना दिखाएंगे जिससे बच्चियों से नफरत वाली ये मानसिकता बदले, क्योंकि सवाल बेटियों का है, सवाल समाज का है। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो एक अनाथालय से जुड़ी है, जिसमें आप ये समझेंगे कि देश में अनाथालय में ज्यादातर बच्चियां क्यों आती है, कितनी दर्दनाक हालात में आती हैं और देश में एडॉप्शन में कितनी दिक्कतें होती हैं। कहते हैं नारी तू नारायणी है, इस दुनिया की जननी है, लेकिन तेरी अपनी जिंदगी कभी कूड़ेदान में तो कभी किसी गटर में या तो दम तोड़ देती है या लहू लुहान हो जाती है। तुम शक्ति हो, तुम समृद्धि हो, तुम बुद्धि हो, तुम लक्ष्मी हो, फिर भी तुम्हें अपनाने के बजाय मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। क्योंकि आज भी इस देश में बेटियों से ज्यादा बेटों की चाहत है, इसलिए तो अनाथालयों में बेटियों की संख्या ज्यादा होती है और बेटों की कम।
ऐसा ही कुछ दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गोविंदपुरम स्थित अनाथालय घरोंदा में भी है, जहां अनाथ बच्चों में बेटियों की संख्या कई गुना ज्यादा है। हम देखते हैं कथनी और करने में इतना अंतर है आज भी कि हम आज भी अपने बेटे को ही चाहते हैं और बेटियों को नहीं चाहते, जिसके कारण आज हमारे समाज में जो बेटियां पैदा होती हैं वो बेटों के पैदा करने के कारण पैदा होती हैं। यदि उनका एक बेटी हो गई है तो वो बेटा पैदा होगा दूसरा, इसी आस में वो दूसरी बेटी पैदा करते हैं, तीसरी बेटी पैदा करते हैं, चौथी बेटी पैदा करते हैं। यही समाज का सच्चा आईना है और इसी कारण से आज हमारे अनाथालयों में ज़्यादा संख्या बेटियों की होती है। 2 साल ये विदिन 1.5 साल में करीब 200-250 बच्चे यहाँ पर आए, जो अलग अलग कैटेगरियों से बच्चे आए हैं, जिसमें 75% लड़कियों की रहती है। कहते हैं जिस घर में बेटियां जन्म लेती हैं वहां भाग्य और सौभाग्य दोनों एक साथ आता है। लेकिन क्या यही सच है? शायद नहीं, क्योंकि ये अनाथालय और यहाँ पल रही बेटियों की कहानी तो इस सच पर कालिक पोत रही है। आखिर ये बेटियां यहाँ क्यों हैं? इन बेटियों को किसने सड़क पर, सुनसान जगह पर, कूड़ेदान में, पॉलिथिन में बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया? इन बच्चियों के रेस्क्यू से जुड़ी जो अलग अलग कहानी है, उसे सुनकर आप इंसान की क्रूरता से कांप जाएंगे और बड़ी बड़ी बातें करने वाले इस समाज का सिर शर्म से झुक जाएगा। मेरी बच्ची को पन्नी में बांधा हुआ था, उसके गले में फांसी लगाई हुई थी, पूरे शरीर पे सिर्फ वही एक कपड़ा था जिससे उसके गला बांधा हुआ था, आंखें बाहर थी। इंसानियत तो भूल ही चुके हैं, हमारे अंदर इतना बड़ा वहशी दरिंदा आ चुका है कि उस बच्ची के ऊपर खून लगाया हुआ था ताकि उसे कुत्ते खा सके, महक सूंघ कर कुत्ते उसे खा सके, इसलिए खून लगाकर उसे पन्नी में बांधा गया था। जब उसे नहलाना शुरू किया तो देखा पूरे में खून बह रहा था। बच्ची के सिर पे बाल जलाए हुए थे, क्योंकि शायद कोई टोना टोटका कुछ ऐसा करके कि हमने उस बच्ची को बलि चढ़ा दिया है। उसके हाथ में सुई से निशान मारा हुआ था जलाकर। आप उस दहशत को महसूस पता नहीं कर सकते या नहीं, लेकिन 1 महीना मेरी बच्ची लिटरली चिल्ला चिल्ला के रोती थी। समाज में आखिर कब तक बेटी मजबूरी और मुश्किलों के नाम पर ऐसे अनाथालयों में पलती रहेंगी? हालांकि बीते कुछ सालों में देश में एडॉप्शन का चलन बढ़ा है, लेकिन एडॉप्शन कानून इतना सख्त है कि बच्चियों को गोद लेना आसान नहीं है। शायद ऐसा कुछ करना चाहिए कि जिन लोगों के पास बच्चा नहीं है, जिनको उस चीज़ में जाना है, जिनको एडॉप्शन करना है, वो चाहते हैं कि उनके घर में बच्चा आए, तो कम से कम गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा कम करें। आज उन्होंने मुझे बताया कि अब उसमें वेटिंग है, 2 साल 2.5 साल का समय लगेगा, तो इसको थोड़ा सा प्रक्रिया को थोड़ा ठीक होने की ज़रूरत है, ताकि हाँ कि ये ज़रूर है कि आजकल जिस तरह का माहौल है उस पर चेकिंग होना ही बहुत ज़रूरी है। तरह तरह के लोग आते हैं, उनके पास वो किसी को भी कैसे कोई चीज़ दे दें कि हाँ अब ले जाओ, लेकिन थोड़ा कुछ भी थोड़ा तो नॉर्मल होना चाहिए। आज कई कपल्स चाहकर भी कई वर्षों तक बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जरूरत एडॉप्शन के तरीकों को आसान और बेहतर बनाने की है। साथ ही उस सोच को भी बदलने की जरूरत है जो बेटियों को अनाथालय तक पहुंचाता है, क्योंकि याद रखिए, बेटियां नहीं होंगी तो ना ये समाज होगा और ना ही हम रहेंगे। अलग अलग परिस्थितियों की वजह से कुछ लोग अपने बच्चों को अनाथालय तो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी दंपत्ति हैं जो बच्चों की चाहत में लगातार अनाथालय का चक्कर काटते हैं। बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि इन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत है कि सरकार और कारा बच्चों की गोद लेने की प्रक्रिया में सरलता लाए,
ताकि इनके घर में जल्दी बच्चों की किलकारी गूंजे। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। तो आपने सुना उस सच को जिसे हम जानते तो हैं लेकिन स्वीकार करने से बचते हैं। अक्सर आप ये पढ़ते या सुनते हैं कि किसी कूड़ेदान या सुनसान जगह पर पॉलिथीन में बच्ची मिली है। इन बच्चियों की या तो मौत हो चुकी होती है या ऐसी हालत में मिलती है कि बड़ी मुश्किल से इनकी जान बचाई जाती है। जो बच भी जाती है वो गंभीर बीमारी या अपंगता की शिकार हो जाती है। मैं आज जब आपको ये खबर बता रहा हूं तो मेरा दिल अंदर से दुखी है। मैं उस बच्ची का दर्द महसूस कर रहा हूं जिसे समाज को महसूस करना चाहिए, जिसे आपको महसूस करना चाहिए, क्योंकि ये केवल एक खबर नहीं है, ये टीआरपी की होड़ नहीं है। मुझे गुस्सा भी आ रहा है जो आपको भी आनी चाहिए, इस समाज को भी आनी चाहिए कि आखिर समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। जहां हम पूरे धूमधाम से 9 दिनों तक माता की पूजा करते हैं, जयकारा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, उस समाज में कन्याओं के साथ ऐसा हो रहा है। इस सोच को बदलना ही होगा। केवल जननी कहने और पूजा करने से बात नहीं बनने वाली है। अभी देश में करीब 6000 अनाथालय हैं जिनमें 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। हालांकि इनमें कई बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं और उनके परिवार को खोजा जा रहा है। लेकिन काफी संख्या में बच्चे गोद लिए जाने वाले हैं और इस देश में गोद देने के नियम बेहद सख्त हैं। कई चरणों से गुजरने के बाद कोई बच्चा गोद देने के लिए सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड होता है और ऐसे रजिस्टर्ड बच्चे फिलहाल देश में 2200 हैं, जबकि 28,000 माता पिता बच्चों को गोद लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाकर इंतजार कर रहे हैं। और ये एक अच्छी बात है कि देश में बच्चों को गोद लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज समाज में धीरे धीरे बदलाव तो हो रहा है और यही वजह है कि अनाथालयों से जितने बच्चों को गोद लिया जाता है उनमें बच्चियों की संख्या ज्यादा है। वर्ष 2018-19 में 1977 लड़कियों और 1397 लड़कों को गोद लिया गया और इसी तरह वर्ष 2019-20 में 1938 लड़कियों और 1413 लड़कों को गोद लिया गया। इसी तरह वर्ष 2020-21 में 1856 लड़कियों और 1286 लड़कों को गोद लिया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में 1698 लड़कियों और 1293 लड़कों को गोद लिया गया। देश में सेक्स रेशियो यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में बीते कुछ वर्षों में सुधार देखने को मिला है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, लेकिन अभी भी जन्म के मामले में बच्चियों की स्थिति अच्छी नहीं है और लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या कम है। यानी अभी भी देश में माता पिता लड़कियों के मुकाबले लड़कों को ज्यादा पसंद करते हैं और आज भी बच्चियों को मार दिया जाता है। ऐसे में आज के दिन आपको यह समझना और प्रण लेना होगा कि आप अपने आसपास ऐसी कोई भी घटना नहीं होने देंगे जो बच्चियों की जान ले लेता हो। वर्ष 1884 में आज ही के दिन हिंदी के जाने माने साहित्यकार रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ था। उन्हें आचार्य शुक्ल के नाम से भी जाना जाता है। कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को सूचीबद्ध किया था। उन्होंने हिंदी कविताओं के जन्म और विकास में अमीर खुसरो, कबीर और तुलसीदास के योगदान से लेकर निराला और प्रेमचंद के साहित्य का पूरा विवरण लिखा। साहित्यकार और लेखक होने के साथ साथ आचार्य शुक्ल ने कई विश्व प्रसिद्ध लेखकों की रचनाओं का अनुवाद भी किया था। उनकी पुस्तक विश्व प्रपंच द रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आज ही के दिन वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। यह पहला मौका था जब संयुक्त राष्ट्र में किसी ने हिंदी में भाषण दिया और बाकी सदस्य देशों के लिए हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था की गई। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी सरकार में विदेश मंत्री थे और उन्होंने अपने भाषण में वसुदैव कुटुंबकम का संदेश भी दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1957 में सोवियत संघ ने दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। स्पुतनिक 1 का वजन 83.6 किलोग्राम था। स्पुतनिक 1 ने अंतरिक्ष में रहते हुए 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के कुल 1440 चक्कर लगाए थे और यह सैटेलाइट 4 जनवरी 1958 तक पृथ्वी की कक्षा में मौजूद रहा और बाद में नष्ट हो गया। हालांकि सैटेलाइट में
सेंसर्स नहीं लगे हुए थे, लेकिन वैज्ञानिकों को इसके जरिए वायुमंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। वर्ष 2006 में आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पत्रकार जूलियन असांज ने विकीलीक्स की स्थापना की थी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अज्ञात स्रोत यानी कि एनोनिमस सोर्सेस से मिले संवेदनशील दस्तावेजों को प्रकाशित करता है। विकीलीक्स के खुलासे के बाद जूलियन असांज लगातार विवादों में रहे। उन पर रेप जैसे गंभीर आरोप भी लगे और इसी साल अप्रैल में उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले उन्हें लंदन स्थित एक्वाडोर में के दूतावास में कई वर्षों में से राजनीतिक शरण मिली हुई थी। और आज वर्ल्ड एनिमल डे है। पशुओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन की शुरुआत हुई। वर्ष 1931 में इटली के फ्लोरेंस शहर में हुई थी इसकी शुरुआत और हर साल पूरी दुनिया में 56 अरब से ज्यादा जानवरों को मारा जाता है, यानी हर सेकेंड 3000 से ज्यादा पशु मार दिए जाते हैं। और वर्ष 1970 से 2016 के बीच दुनिया भर में पक्षियों, रेंगने वाले जीव जंतुओं, मछलियों और दूसरे जानवरों की संख्या 68% तक घटी है, जबकि जानवरों से जुड़ा गैर कानूनी कारोबार $150 बिलियन यानी कि 11 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष से ज्यादा का हो चुका है। डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।